नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं दीपक शर्मा। आज बात जिंदाल की नहीं बल्कि जल्लादों की उस फौज की जिसको पाकिस्तान ने बारूद के ढेर पर खड़ा किया है। तो आज बोलेंगे जल्लाद और सुनेगा पाकिस्तान। मुंबई हमलों के बाद उन जल्लादों की दुनिया भर में तलाश थी, लेकिन आईएसआई के इन मोहरों की हिमाकत देखिए कि वो दिल्ली की छाती पर बैठकर साजिश रखते रहे और कराची लौटकर उसे अंजाम देते। छब्बीस नवंबर 2008 को जब मुंबई लश्कर के बारूद से जल रही थी और कराची के कंट्रोल रूम में बैठकर अबू जिंदाल ताज और ओबराय होटल में लाशें गिनने का हुक्म जारी कर रहा था, उसी वक्त इंडियन मुजाहिदीन के सरगना रियाज भटकल और इकबाल भटकल भी कराची में ही मौजूद थे। अबू जिंदाल ने खुलासा किया है कि मुंबई में 26/11 हमले के बाद वो कुछ दिन के लिए रावलपिंडी चला गया, जहां उसे आईएसआई ने रियासत अली के नाम से नया पासपोर्ट सौंपा। अब सुनिए इससे आगे का खुलासा जो अब तक किसी ने नहीं सुना। कराची आ गया। कराची बाद कराची में कौन है? कराची के फ्रेंड होटल में मेरी मुलाकात रियाज और इकबाल भटकल से हुई। रियाज और इकबाल भटकल, लेकिन एक आदमी और था, कौन था वो? क्या नाम है? आदिल था। आदिल से हमारी मुलाकात फ्रेंड होटल रस्तागीर इलाका है। आदिल भाई का रहने वाला है। हमारी मुलाकात आदिल से होटल में हुई। लेकिन जब मुंबई धमाके हुए उसके बाद तुमने क्या प्लानिंग की? तुम कहाँ थे? क्या कर रहे थे? क्या किया? मुंबई धमाकों के बाद मुंबई का मामला भी ठंडा नहीं हुआ था, तो हम लोग फिर से हिंदुस्तान के अंदर धमाके करने की तैयारी में लग गए। कौन है ये आदिल? कराची के क्वेटा होटल में जिंदाल से क्यों मिला आदिल? आदिल ने हिंदुस्तान में किस साजिश को दिया अंजाम? अबू जिंदाल की पूछताछ में यह बात भी सामने आई कि आदिल पाकिस्तान का वही आतंकवादी है जिसने दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। यही शख्स है आदिल जो कराची के एफबी एरिया के प्लॉट नंबर A9 यूसुफ प्लाजा दस्तगीर इलाके का रहने वाला है। वो पहले मुहाजिर कौमी मूवमेंट से जुड़ा था, लेकिन विरोधी गुट के जानलेवा हमले के बाद अंडरग्राउंड हो गया। बाद में आदिल की मुलाकात 2005 में जैश ए मोहम्मद के कराची कमांडर नईम से हुई। मार्च 2010 में रियाज इकबाल भटकल के साथ हमारे साथी सऊदी अरब से कराची के क्वेटा होटल में आदिल को कहाँ मिला? क्वेटा होटल में मिला। कराची में क्वेटा होटल से हमारी मुलाकात। उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने आदिल को धोखा दिया। भारत की खुफिया एजेंसियां जिस वक्त 26/11 के मुल्जिमों को दुनिया भर में ढूंढ रही थी, उस वक्त इंडियन मुजाहिदीन के सरगना रियाज भटकल, इकबाल भटकल और यासीन भटकल देश की राजधानी दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। जी हां, आप चौंक उठेंगे कि दिल्ली के जिस बाटला हाउस में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी मारे गए थे, उसी इलाके में भटकल ब्रदर्स ने अपना ट्रांसिट कैंप खोल रखा था। यकीन ना हो तो देखिए ये दस्तावेज जो आपको चौंका देंगे।
26 नवंबर 2008 में मुंबई में हमले के बाद इंडियन मुजाहिदीन के मास्टरमाइंड इकबाल भटकल और रियाज भटकल दिल्ली में ही बैठ करके आतंकवादी साजिशों के बारे में चर्चा कर रहे थे। यहीं बैठ करके दिल्ली से लेकर के पुणे तक आतंकवादी हमलों की साजिश रची गई और इस पूरी बात की खबर किसी भी खुफिया एजेंसियों को नहीं लगी। अबू जिंदाल के मुताबिक दिल्ली की छाती पर बैठकर भटकल ब्रदर्स ने जामा मस्जिद के अलावा पुणे और बेंगलोर को भी टहलाने का पूरा इंतजाम कर दिया। इस बार मोहरा था कतील। अबू जिंदाल का दिमाग अब लश्कर, आईएसआई और इंडियन मुजाहिदीन की तिगड़ी को एक साथ चला रहा था और वो भी बेहद सनसनीखेज शातिर तरीके से। विशाल प्रताप सिंह के साथ अरुण सिंह, दिल्ली आज तक। जामा मस्जिद फायरिंग कांड में जहां सिर्फ $300 खर्चे, वहीं चिन्ना स्वामी स्टेडियम, जी हां, बंगलौर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम की कीमत बम धमाकों की थी सिर्फ 25,000। खौफ की साजिश जारी थी और इस साजिश की तह में चल रहे थे 3 लोगों के दिमाग। एक तरफ रियाज और इकबाल भटकल, तो दूसरी ओर आईएसआई के अफसर और अबू जिंदाल। भटकल ब्रदर्स हिंदुस्तान से काठमांडू और काठमांडू से कराची लौट गए। उधर सऊदी अरब से कराची के बीच में अबू जिंदाल का सफर जारी था। कराची में एक बार फिर जिंदाल और भटकल ब्रदर्स की मुलाकात हुई। हमारे कई साथी पूना के अंदर पकड़े गए थे। रियाज और इकबाल पूना के अंदर बड़े धमाके की तैयारी में लगे हुए थे। जनमन बेकरी और पूना के गणेश मंदिर को टारगेट बनाया। जिंदाल के मुताबिक भटकल ब्रदर्स के साथ कतील की मुलाकात भी दिल्ली के ओखला इलाके में ही हुई थी और इसी मुलाकात के बाद कतील इंडियन मुजाहिदीन का मोहरा बन गया। इस बार निशाना था पुणे और साजिश को अंजाम देने के लिए जिम्मा सौंपा गया यासीन, भटकल और कतील को। फरवरी 2010 के पहले हफ्ते में यासीन और कतील पुणे पहुंच चुके थे। 11 फरवरी 2010 को दोनों ने पुणे के गणेश मंदिर और जर्मन बेकरी की रेकी की। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी ने गणेश मंदिर को क्यों छोड़ दिया, आइए देखिए क्या कहता है अबू जिंदाल। पुलिस का बहुत पहरा था, भीड़ ज्यादा होने की वजह से अपने टारगेट को चेंज कर दिया। 13 फरवरी 2010 की शाम पुणे की जर्मन बेकरी में धमाका हो चुका था। चारों ओर अफरा तफरी मची थी और किसी को कानो कान भनक नहीं लगी कि इस धमाके को अंजाम देने वाला आराम से निकल गया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पुणे में ब्लास्ट करने के बाद यासीन और कतील दोनों अलग अलग रास्तों से रवाना हुए। कतील ट्रेन में था और जब ट्रेन झांसी पहुंची तो यासीन भी कतील के पास पहुंच गया। दोनों की मंजिल थी दिल्ली, जिसे इंडियन मुजाहिदीन ने एक बार फिर अपना हेडक्वार्टर बना लिया था। 2 महीने बाद ही इंडियन मुजाहिदीन फिर हरकत में आया। कराची के क्वेटा होटल में एक बार फिर साजिश रची गई और इस बार टारगेट था भारत का इंडियन प्रीमियर लीग। सलाह मशवरे के बाद बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हो रहे आईपीएल मैच को निशाने पर रखा गया और जिम्मा सौंपा गया एक बार फिर कतील और यासीन भटकल को। जी हां, चूंकि बेंगलोर में लाशें नहीं गिरी, इसलिए इंडियन मुजाहिदीन के दरिंदों को लगा था कि धमाका बेकार रहा। लिहाजा अबू जिंदाल दोबारा पैसा जुटाने सऊदी अरब चला गया। नए धमाकों की नए सिरे से तैयारी शुरू हो चुकी थी। अरुण सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली आज तक। पाकिस्तान आज दुहाई दे रहा है कि 26/11 हमले में भारत के तकरीबन 40 लोग थे। पाकिस्तान की इस बात पर यकीन कर लिया जाता, बशर्ते वो पहले आईएसआई के उन अफसरों को सजा देते जो जिंदाल जैसे लोगों को पासपोर्ट, लाइसेंस और मारने का हक देते। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का सबसे बड़ा मोहरा अबू जिंदाल मुंबई में आतंकी हमलों के बाद से कराची और रियाद के बीच सफर तय करता रहा और इसी सफर में उसने भारत के खिलाफ हर साजिश को
बेरहमी के साथ अंजाम दिया। खौफ की जिस आवाज ने मुंबई के हमले को अंजाम दिया था, वो आवाज अबू जिंदाल की थी, जो अब खुलकर मैदान में आ चुका था और एक के बाद एक आतंकी घटनाओं को हिंदुस्तान में अंजाम दिलवा रहा था। सच तो यह है कि तकरीबन 20 साल पहले आईएसआई ने जिस तरह हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम को गोद लेकर भारत में धमाके करवाए, अब उसी आईएसआई की गोद में दाऊद की जगह अबू जिंदाल बैठा था। दिलचस्प बात यह है कि अबू जिंदाल ने अभी तक कराची में दाऊद से मिलने की बात नहीं कबूली है, लेकिन इतना खुलासा जरूर किया है कि रियाज भटकल ने उसे बताया था कि डी कंपनी के साथ दाऊद कराची में ही रहता है। मुझे भी ये मालूम हुआ कि दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर है। तुमने बात किसने? मुझे ये बात आईएसआई के एक मेजर ने बताई। आपने बताई कि छोटा शकील भी कराची में रह रहा है। रियाज ने ये बात मुझे बम्बई हमले से पहले बताई थी। बेशक दाऊद इब्राहिम से मुलाकात के बारे में जिंदाल इनकार कर रहा हो, लेकिन लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज सईद के बारे में जिंदाल ने काफी अहम जानकारियां दी। जिंदाल का कहना है कि सन 2007 में सबसे पहले उसकी मुलाकात लश्कर के चीफ कमांडर जकीउर रहमान लखवी से हुई। फिर कुछ दिन बाद लखवी यानी लश्कर के आतंकियों के चाचा ने ही लाहौर ले जाकर उसे मिलवाया हाफिज सईद से। मुंबई पर आतंकी हमले के बाद खुद जिंदाल को पनाह मिली थी आईएसआई के एक अफसर की बदौलत। अबू जिंदाल का एक एक लफ्ज पाकिस्तान के लिए परेशानी बढ़ाने वाला है। जिंदाल ये बात तो साफ तौर पर कबूल कर चुका है कि 26/11 के बाद वो पाकिस्तान से बाहर नहीं निकल पाता अगर आईएसआई के अफसरों ने उसकी मदद न की होती। अबू जिंदाल ने आईएसआई और आतंकवाद के एक और अड्डे का खुलासा किया। ये वो अड्डा है जिसे आईएसआई ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मदद से तैयार किया था और अब इसे इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा के ट्रेनिंग और ट्रांजिट कैंप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अरुण सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली आज तक। पाकिस्तान में पाले से जा रहे आतंकवादियों को कराची के क्वेटा होटल से हुक्म मिलता है और फिर एयर टिकट मिलता है कराची से काठमांडू का, जहां लश्कर का चौधरी ट्रांजिट और टेरर कैंप होने बैठा है। ज़बीउद्दीन अंसारी अगर हत्थे ना चढ़ता तो शायद जांच एजेंसियों को कभी ये राज नहीं मालूम होता कि आखिर लश्कर के कंट्रोल रूम में बैठा अबू जिंदाल असल में है कौन। अबू जिंदाल की जुबान खुलने से पहले हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक फैले आतंकवाद के जिस रूट पर सबसे ज्यादा नजर जाती थी वो था बांग्लादेश की राजधानी ढाका से पाकिस्तान का रास्ता। अबू जिंदाल की शिनाख्त जब ज़बीउद्दीन अंसारी के रूप में हुई तब भी सबको यही मालूम था कि वो 2006 में पुलिस से बचने के लिए बांग्लादेश भागा। बांग्लादेश में उसे आईएसआई ने पाकिस्तानी पासपोर्ट मुहैया कराया और फिर वो पाकिस्तानी नागरिक बनकर कराची पहुंच गया। लेकिन आतंक के नेटवर्क का सबसे अहम पड़ाव सबकी नजरों से छिपा रहा। उस ठिकाने के बारे में खुफिया एजेंसियों के दिमाग में घंटी बजी इन नंबरों के जरिए 977-9818-627578, 977-9813-285573, 977-985059-22211। गौर से देखिए इन नंबरों को। ये तीनों फोन नंबर नेपाल के हैं, जिनका कनेक्शन सीधे जुड़ा है इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और आईएसआई के साथ। ये वो नंबर हैं जिनके जरिए आईएसआई और इंडियन मुजाहिदीन के सरगना नेपाल में आतंक का ट्रेनिंग और ट्रांजिट कैंप चलाते रहे हैं। अबू जिंदाल भी नेपाल में चल रहे आतंक के ऐसे ही कैंप की पैदाइश है। इसकी ट्रेनिंग मैंने सन 2005 में नेपाल में ली थी। नेपाल से ही मैं काठमांडू की ट्रेनिंग करने लगा। नेपाल में जुनैद है, उसने मुझे ट्रेनिंग दी। जुनैद लश्कर का कमांडर है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक मुंबई पर आतंकी हमले से पहले या उसके बाद कराची में क्वेटा होटल में बैठे भटकल ब्रदर्स ने हर बार भारत को दहलाने के लिए नेपाल में अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया। नेपाल में इंडियन मुजाहिदीन का सबसे बड़ा मोहरा है ताहिर उर्फ चौधरी। ताहिर उर्फ चौधरी के जरिए कराची का आदिल भारत में दाखिल हुआ।
आदिल ने जामा मस्जिद गोली कांड को अंजाम दिया। ताहिर उर्फ चौधरी नेपाल में तैयार करवाता है पाकिस्तानी पासपोर्ट। ताहिर ने नेपाल में कतील का भी पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाया था। ताहिर आतंकवादियों को हथियार और नकली नोट भी मुहैया कराता है। अबू जिंदाल और इंडियन मुजाहिदीन के मोहरों के जरिए खुफिया एजेंसियों को आतंक के नेपाल कनेक्शन के सुराग तो मिल गए, लेकिन अभी पक्के तौर पर यह बात किसी को नहीं पता कि ताहिर उर्फ चौधरी है कौन। सुप्रतिम बनर्जी के साथ अरुण सिंह, दिल्ली आज तक। अभी तो अबू जिंदाल बोल रहा है और पाकिस्तान के पोस्ट पाता है। क्या होगा जब इंडियन मुजाहिदीन का एक और मास्टरमाइंड मोहम्मद फसी सऊदी अरब से हिंदुस्तान आए? फसी महमूद के बारे में सनसनीखेज खुलासा। इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापकों में से एक है फसी। आतंक के लिए फंड मैनेज करने का इल्जाम। जिस फसी महमूद के सऊदी अरब में रहस्यमय तरीके से अगवा कर लिए जाने की खबर फिजा में तैर रही थी, वो फसी महमूद कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि इंडियन मुजाहिदीन का फाउंडर मेंबर यानी संस्थापक निकला। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि फसी के ही एक पुराने साथी तारिक अंजुम हसन के हवाले से वो सुरक्षा एजेंसियां कह रही हैं जिन्हें इन दिनों फसी महमूद का सबसे ज्यादा इंतजार है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों की गिरफ्त में पहले से ही मौजूद 34 साल के तारिक हसन ने पूछताछ में जिन बातों का खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाली है। तारिक की माने तो फसी ने ही रियाज और इकबाल भटकर, आमिर रजा खान, तलहा अब्दाली और खुद उसके साथ मिलकर 2003 में इंडियन मुजाहिदीन की बुनियाद रखी थी। इंडियन मुजाहिदीन के कोर मेंबर्स में से एक फसी इन दिनों सऊदी अरब में रहकर संगठन के लिए पैसों का इंतजाम करने में जुटा था। सऊदी अरब में इंडियन मुजाहिदीन के फंड जुटाने और मोहरों की भर्ती का ही काम अबू जिंदाल और ज़बीउद्दीन अंसारी भी कर रहा था। लिहाजा खुफिया एजेंसियां बेसब्री से फसी का इंतजार कर रही हैं ताकि अबू जिंदाल और फसी से पूछताछ करके सरहद पार से रची जा रही साजिशों का जाल तार तार कर सकें। सऊदी अरब में पकड़े गए फसी महमूद को हिंदुस्तान लाए जाने में बेशक अभी वक्त बाकी हो, लेकिन उसे लेकर सामने आ रही खबरों ने ये साफ कर दिया है कि उसकी गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी है। सूत्रों की माने तो ये फसी महमूद ही है जिसने कुछ और साथियों के साथ मिलकर इंडियन मुजाहिदीन की स्थापना की थी और इन दिनों वो सऊदी अरब में इंडियन मुजाहिदीन के लिए ही पैसे इकट्ठा करने में लगा हुआ था। राम किंकर और विशाल प्रताप सिंह के साथ सुप्रतिम बनर्जी, दिल्ली आज तक। विशेष में बस इतना ही।